हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। देखो, आज हम लोग क्लास 9th का जो सिविक्स का पार्ट है उसका एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो, ये चैप्टर 9th और 10th दोनों में कॉमन आता है। इसका बहुत सा पार्ट क्लास 10th में भी आएगा, इसलिए देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो, सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। रिटन डॉक्यूमेंट किस चीज का? रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ लॉज, रूल्स। देखो, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए एक सिस्टम चाहिए। अब उस सिस्टम को कैसे चलाया जाए, उसके लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं, उन रूल्स को अगर हम कहीं भी रिटन फॉर्म में कलेक्ट कर लेते हैं, उस कलेक्टेड डॉक्यूमेंट को ही कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। देखो, इसकी ज़रूरत क्या है, नेसेसिटी क्या है, क्यों बनाया क्यों जाए? देखो, सिस्टम बना लिया, गवर्नमेंट बना ली, तो बात यह है कि गवर्नमेंट बनने के लिए जो रूल्स हैं, कुछ तो ऐसा सिस्टम हो जिससे वो गवर्नमेंट जिन रूल्स के अकॉर्डिंग बने भी और चले भी। देखो, इसलिए रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ लॉज, रूल्स, कंफ्यूज नहीं होना, लॉज और रूल्स एक ही चीज़ है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ता है। अब सबसे बड़ी बात, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो पीछे की स्टोरी है हमें वो पढ़नी पड़ेगी। देखो, स्टोरी है 1947 से पहले की। बिफोर 1947। देखो, उस टाइम पर इंडिया एक इंटीग्रेटेड कंट्री नहीं थी, उसके ऊपर अदर फोर्सेस कंट्रोल कर रही थी। फोर्सेस क्या? ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंग्लैंड जिसको बोल सकते हैं, वो इंडिया के ऊपर कंट्रोल कर रही थी। अब इंडिया में धीरे धीरे फ्रीडम फाइटर्स उस टाइम के जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने धीरे धीरे जो स्ट्रगल किया, उससे इंडिया की फ्रीडम के जो रास्ते थे वो खुले। अब बात ये आती है कि सबसे पहले इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बने, इस बात की डिमांड किसने की? तो देखो, 1922 में M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि अपने राष्ट्रपिता है, फादर ऑफ नेशन भी हैं, 1922 में इन्होंने सबसे पहले ये डिमांड की। हालांकि इससे पहले भी असेंबली बनने की बातें होती थी, लेकिन ये ऑफिशियल डिमांड इन्होंने 1922 में की थी कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए। तब तक बात, ये दोनों बातें डिफरेंट है। इंडिया की फ्रीडम से इस बात को थोड़ा डिफरेंट रखा उन्होंने कहा कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब देखो, M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, इनकी उस टाइम पर क्या थॉट क्या थी, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन मांगा? क्योंकि उस टाइम पर इनकी थॉट ये थी कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बने और रूल्स क्लियर हो, तो जब रूल्स क्लियर होंगे उसके बाद रूल्स के अकॉर्डिंग हम ब्रिटिशर से फाइट कर सकते हैं। अब देखो, 1922 में M.K. गांधी ने ये डिमांड सबसे पहले रख दी। उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो टाइम टाइम पर कुछ कमेटियाँ भेजी उन्होंने। वो कमेटियाँ उन्होंने कुछ तो उनका इंडिकेशन ये था कि वो कमेटियाँ जाए और इंडिया के लोगों में जो गुस्सा है वो शांत हो जाए। धीरे धीरे कमेटियाँ भेजना एक कुछ हद तक तो दिखावा था, लेकिन बात ये हुई कि धीरे धीरे उनको ये रियलाइज़ हुआ कि धीरे धीरे इंडिया को फ्री करना ही पड़ेगा। तब बात ये आती है 1946 में, मार्च 1946 में एक मिशन कमेटी थी जिसको नाम दिया गया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट, ये नाम दिया गया इसको कैबिनेट मिशन। इसमें मेंबर्स थे थ्री मेंबर्स का ये जो मिशन था, इसको इंडिया भेजा गया। इसको भेजने का क्या पर्पस क्या था, इसका वर्क क्या था? इसका वर्क था
इंडिया में जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी थी उन्हें, वो असेंबली, वो कमेटी जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट करेगी, जो बनाएगी उसे, उसके रास्ते क्लियर करने थे इसे। फ्यूचर में जब भी वो असेंबली बने तो उसका क्या बेसिस होगा, उसमें मेंबर्स कितने होंगे और किस बेस पे उनका इलेक्शन होगा, नॉमिनेशन होगा वो। तो देखो इसमें मेंबर्स थे 3। अब इसको कैबिनेट मिशन ही नाम क्यों दिया गया? कैबिनेट मिशन नाम इसलिए दिया गया कि इसके जो तीनों मेंबर्स थे वो उस टाइम पर जो इंग्लैंड में जो गवर्नमेंट चल रही थी उस गवर्नमेंट के मेंबर थे और कैबिनेट मिनिस्टर लेवल के मिनिस्टर थे वो तीनों, इसलिए इसको नाम दिया गया कैबिनेट मिशन, क्योंकि इसके तीनों जो मेंबर्स थे कैबिनेट मिनिस्टर्स थे और उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उसके मेंबर्स थे। अब देखो इसका वर्क क्या था? वर्क था फ्यूचर में जब भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने तो उस असेंबली के बनने के जो रास्ते हैं उसमें क्या बेस क्या होगा, कैसे बनेगी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका वर्क यही था, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो अब इस टाइम पर बात आती है इसने क्या किया। अब उस टाइम पर इंडिया में 2 पार्ट में इंडिया डिवाइडेड ऑलरेडी था। अब कौन से 2 पार्ट? देखो उस टाइम का इंडिया दो पार्ट में, एक तो था ब्रिटिश प्रोविंस, दूसरा था देसी रियासत। देखो ये तो क्या था ब्रिटिश प्रोविंस। बात ऐसी है कि कुछ किंग उस टाइम के जो थे उनके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने धीरे धीरे कंट्रोल कर लिया था, उनकी जो किंगडम थी उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और उनको रूल करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली। तो वो जो पार्ट था वो तो था ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश प्रोविंस बोलते हैं उसको। उसके अलावा कुछ किंग ऐसे थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करते थे, वो अपना अलग उनका सिस्टम चलता था, लेकिन इनडायरेक्ट वे से ये जो देसी रियासत वो बताई गई है इनके ऊपर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ही रूल करती थी, लेकिन इनका जो किंग होता था वो फ्री था, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं था। हालांकि इनडायरेक्ट वे से ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके ऊपर प्रेशर डाल के वर्क करवा लेती थी। अब जब असेंबली बनेगी, देखो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी उस असेंबली का वर्क क्या है? असेंबली का वर्क, इसका वर्क है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अब इसके लिए मेंबर्स चाहिए, इसमें असेंबली के लिए। अब मेंबर्स बनाने का भी कोई बेस तो होना चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, वो बेस डिसाइड किया। उस बेस को डिसाइड इस टाइप से किया, उसका बेस रखा पॉपुलेशन। क्या रखा? पॉपुलेशन। देखो 8 से 10 लाख, 8 to 10 लाख, इस पॉपुलेशन पे एक मेंबर इलेक्ट होगा। अब देखो इलेक्ट कौन होंगे? ये जो ब्रिटिश प्रोविनियंस है इसके जितने भी इसके अंडर मेंबर्स आते थे वो सारे इलेक्टेड, और जो देसी रियासत थे वो सारे नॉमिनेटेड। देखो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड में डिफरेंस क्या होता है? अगर कोई मेंबर किसी कमेटी, किसी हाउस, उसका अगर वो मेंबर बनना चाहता है और उसके लिए अगर वो इलेक्शन फाइट करता है और इलेक्शन में जीत के आता है तब उसको इलेक्टेड कहा जाता है। लेकिन अगर किसी को ये पावर दिया जाता है बिना इलेक्शन फाइट किए, कुछ लोगों को ये पावर दिया जाता है कि आप खुद में से
उनके बीच में से एक मेंबर को बिना इलेक्शन के वहां उस हाउस में या उस कमेटी में भेज सकते हो, और अगर वो भेजते हैं तो उस पर्सन को नॉमिनेटेड कहा जाता है। ये पर्सन बिना इलेक्शन फाइट किए असेंबली में जाके पार्ट लेगा और इसको पावर्स मिलेंगे इलेक्टेड के इक्वल, इसके पावर्स में कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब देखो ये देसी रियासत, इनके ऊपर कंट्रोल कौन करता था? किंग। तो उस किंग को ये पावर दिया गया कि आप चाहे खुद को नॉमिनेट कर सकते हैं, चाहे किसी एजेंट को, एजेंट बना के किसी को नॉमिनेट करके वहां भेज सकते हैं। अब बात ये आती है कितने मेंबर्स कितने थे जब असेंबली बनी, और उसमें नॉमिनेटेड कितने थे, और जो मेंबर्स थे वो नॉमिनेटेड कितने थे और इलेक्टेड कितने थे। तो देखो टोटल मेंबर्स अब इसमें से इलेक्टेड कितने और नॉमिनेटेड कितने? देखो किसके असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कितने मेंबर्स इलेक्टेड, कितने नॉमिनेटेड। देखो इसके टोटल मेंबर्स थे 389 मेंबर्स इसके इलेक्टेड। कितने मेंबर्स इलेक्शन जीत के आए? तो देखो 389। अब उस टाइम की सबसे बड़ी पार्टी वो थी कांग्रेस, उसको कितनी सीटें मिली थी? 208। क्लियर? देखो इसमें 208 कांग्रेस को मिली थी, टोटल 389। इसके अलावा इनमें से जो इलेक्टेड थे वो थे 296 और जो नॉमिनेटेड थे वो थे 93। तो देखो टोटल मेंबर्स 389, उसके बाद में इलेक्टेड 296, नॉमिनेटेड 93। अगर क्वेश्चन ऐसे भी बन के आए कि कितनी देशी रियासतों ने इसमें अपने मेंबर्स नॉमिनेट किए थे, तब आप बता सकते हैं 93। देखो उस टाइम की केवल एक रियासत ऐसी थी जिसका कोई भी मेंबर इसमें पूरी असेंबली में नहीं था, वो थी हैदराबाद। वो थी हैदराबाद। इस अकेली देशी रियासत थी जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपना एक भी मेंबर नहीं भेजा। अब देखो ये कब की बात है? जब ये असेंबली, देखो असेंबली का दो स्ट्रक्चर बनेंगे, इस असेंबली के दो टाइप बनेंगे। देखो एक जब इंडिया का डिवीजन नहीं हुआ था और एक जब इंडिया का डिवीजन हो गया। देखो ये है बिफोर वाला, बिफोर डिवीजन। अब जब बात ये आती है डिवीजन हुआ क्यों, तो देखो 1906 में मुस्लिम लीग इसका फाउंडेशन हुआ। देखो मुस्लिम लीग मुस्लिमों ने बनाई थी, मुस्लिम लीग का फाउंडेशन हुआ 1906 में। इनकी एक ही डिमांड थी, इंडिया को डिवाइड करो, डिवीजन होना चाहिए। किस बेस पे? कम्युनल बेस पे या फिर रिलीजन पे? ये इसका बेस होना चाहिए। वो अपने लिए अलग कंट्री मांगते थे। अब देखो इससे पहले जितनी भी कमेटी आई जो असेंबली फॉर्म करने के लिए आई, उन सब के सामने इन्होंने अपनी डिमांड रखी। और इनकी सबसे बड़ी डिमांड यही थी कि हमें कम्युनल बेस पे या रिलीजियस बेस पे इंडिया का डिवीजन करवाना है, हमें अलग कंट्री चाहिए। तो देखो माउंट बेटन मिशन आया। देखो अपन ने पढ़ा भी कि बहुत सी कमेटियां आई। तो देखो एक मिशन आया,
इस डेट को इंडिया का डिवीजन क्लियर हुआ। इसने क्या किया, माउंटबेटन मिशन, देखो ये माउंटबेटन मिशन क्या था, इस मिशन का वर्क था इंडिया को डिवाइड करना और डिसाइड करना कि इंडिया का डिवीजन किस बेस पे होगा। तो देखो इन्होंने इनकी मुस्लिम लीग की सारी डिमांड मानी, क्योंकि मुस्लिम लीग ने उस टाइम पर आर पार की बात रख दी थी। उन्होंने कहा था कि हमें डिवीजन चाहिए रिलीजियस बेस पे। तो देखो माउंटबेटन मिशन ने इस डेट को इंडिया का डिवीजन, इंडिया को डिवाइड करने का प्रपोजल क्लियर कर दिया। इंडिया का डिवीजन हो गया। उसके बाद अब देखो ये तो बिफोर डिवीजन की बात है, तो ये मेंबर्स भी तो चेंज होंगे ना। देखो जब डिवीजन हो गया उसके बाद इसके टोटल मेंबर्स ये चेंज हो गए, रह गए 324, है ना। ये 324 बाकी के सारे मेंबर्स चले गए पाकिस्तान, जो उस टाइम पर पाकिस्तान बना। अब बात आती है इंडिया का डिवीजन। तो देखो इंडिया का जब डिवीजन हुआ तो उसकी डेट आती है 2, एक आएगी 15th, दूसरी आएगी 14th, (1947) सर बंद करो सर। करो। देखो बच्चों बात आती है 2 डेट की, 15 अगस्त, 14। देखो बात ये है इसमें, इंडिया और पाकिस्तान जब ये डिवाइड हो चुके दोनों, माउंटबेटन मिशन उसने जो रिपोर्ट दी उसके अकॉर्डिंग रिलीजियस बेस पे डिवाइड हो चुके। अब देखो इसमें डेट में सिर्फ ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है नहीं, ये है पाकिस्तान का और ये है इंडिया का, बस इतना ध्यान रखना है। इंडिया और पाकिस्तान का फ्रीडम में केवल 1 दिन का डिफरेंस है, पाकिस्तान 1 दिन पहले, इंडिया 1 दिन बाद में। अब देखो क्वेश्चन ऐसे बन के आता है कि इंडिया को डिवाइड कौन से कमेटी की रिपोर्ट पे किया गया, कौन से मिशन की रिपोर्ट पे किया गया। तो ध्यान रखना 3 जून 1947 को माउंटबेटन मिशन आया था। उस मिशन की रिपोर्ट पे इंडिया को डिवाइड किया गया था। बेसिस क्या था, रिलीजियस बेसिस, कम्युनल बेसिस, ध्यान रखना है ना। अब बात ये आती है, ये डिवाइड हो चुका, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसको दोबारा से डिवाइड कर दिया। उसको डिवाइड करने के बाद उसके बहुत से जो मेंबर्स थे वो पाकिस्तान चले गए। इसके बाद में शुरू होती है इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। इंडिया का इंटीग्रेशन क्या था, देखो इंटीग्रेशन बात ये थी, दोनों पार्ट मैंने बता दिए, 2 पार्ट में इंडिया डिवाइड था उस टाइम पर। तो उन दोनों पार्ट को एक जगह करके और जो प्रेजेंट में इंडिया है वैसा एक कंट्री का स्ट्रक्चर बनाना था उन्हें। तो उस कंट्री का स्ट्रक्चर बनाने के लिए उस टाइम पर जो देसी रियासतें थी उनको और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जो एरिया था उसको एक जगह किया गया। उसको एक जगह करने का जो प्रोसेस था उस प्रोसेस को कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। अब देखो कुछ फैक्ट आते हैं, हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन जब भी अपन स्टडी करते हैं तो उस टाइम पर कुछ फैक्ट आएंगे, वो हमें रिमेंबर करने होते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उस असेंबली ने अपना वर्क करना शुरू कर दिया, असेंबली बन चुकी, इंडिया का जो डिवीजन था वो हो चुका। उसके बाद में मेंबर्स कितने बच चुके, कितने मेंबर्स ने उसमें पार्ट लिया, तो उसके लिए देखो मीटिंग शुरू हो गई कि अब ये मीटिंग्स किस लिए शुरू हुई। मीटिंग शुरू हुई, असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहती है उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए मीटिंग, वो जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे एक जगह बैठेंगे, उनकी मीटिंग होगी। तो उनमें देखो 3 मीटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली 9 दिसंबर 1947, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये जो मीटिंग थी, इस मीटिंग में सबसे पहले क्या स्टार्ट क्या हुआ,
इस मीटिंग में सबसे पहले फर्स्ट मीटिंग इसमें वर्क क्या हुआ, देखो अगर कोई भी कमेटी कोई भी कमीशन अगर मीटिंग होती है और उस मीटिंग में वर्क करता है तो उस वर्क के लिए एक हेड चाहिए, चेयरमैन चाहिए। तो वो जो चेयरमैन होता है वो उस कमेटी को कंट्रोल करेगा। देखो 9 दिसंबर 1946 को इस असेंबली की, कौन सी असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग, कौन सी मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग हो गई। इसमें वर्क क्या हुआ, एक तो इस असेंबली का प्रोटेम स्पीकर, देखो प्रोटेम स्पीकर होता है जो टेम्परेरी स्पीकर बनाया गया है या टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया है, उसको बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। अब देखो ये स्पीकर बनाया क्यों गया टेम्परेरी, क्योंकि बाद में तो इन्होंने ये क्या करेंगे, पहली मीटिंग हो जाएगी उसमें कुछ रूल्स डिसाइड कर लेंगे, नेक्स्ट मीटिंग की डेट डिसाइड कर लेंगे, तब तो परमानेंट स्पीकर, परमानेंट चेयरमैन, परमानेंट हेड ऑफ दिस कमेटी विल बी इलेक्टेड। तब तक के लिए क्या किया गया, ये किया गया कि एक पर्सन को चेयरमैन बनाया गया। देखो किसको चेयरमैन बनाया गया, टेम्परेरी चेयरमैन कौन था, ये बनाया गया S.C. सिन्हा को। देखो सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया। अब देखो बात आती है कि इन्हीं को क्यों बनाया गया, मेंबर्स तो बहुत से थे। तो देखिए बात यह है कि एक तो ये थोड़े सीनियर थे, एक्सपीरियंस होल्डर थे, दूसरी बात इनको ऐसी कमेटी, ऐसी मीटिंग्स में पार्ट लेने का काफी एक्सपीरियंस था, इस वजह से इनको बनाया गया। अब देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके लिए असेंबली बनेगी, तो एक पर्सन ऐसा ढूंढा गया, देखा गया जो उन रूल्स को बनाने के जो प्रोसेस होते हैं उसके बारे में जानता हो। तो देखो एक B.N. राव, इन्हें बनाया गया, क्या इस पर्सन को ढूंढा गया और इन्हें बनाया गया लीगल एडवाइजर। लीगल एडवाइजर ये भी बहुत सीनियर मोस्ट पर्सन थे इस पूरी की पूरी असेंबली के। इन्हें B.N. राव को क्यों बनाया गया लीगल एडवाइजर, बात वही, इनको ऐसी मीटिंग्स में जो लीगल वर्क होता है, लॉ बनाने का, रूल्स बनाने का, उस वर्क का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, इस रीजन से इन्हें लीगल एडवाइजर बना दिया गया। देखो अब ये फर्स्ट मीटिंग हो चुकी, ये 9 दिसंबर को हुई, 9 दिसंबर को हो गई, 10, 11, 12 को कोई काम नहीं हुआ, कोई मीटिंग नहीं हुई। इन्होंने नेक्स्ट मीटिंग डिसाइड करी। देखो ये फर्स्ट मीटिंग क्लियर, फर्स्ट मीटिंग में जो वर्क हुआ, चेयरमैन बनाया गया और लीगल एडवाइजर भी बना दिया गया। देखो चेयरमैन टेम्परेरी था, लीगल एडवाइजर परमानेंट थे। अब आती है सेकंड मीटिंग, 9 के बाद में 10 को कोई वर्क नहीं हुआ, 11 को फिर से। देखो ये मीटिंग कहाँ हो रही है, वो जगह थी दिल्ली, है ना, उसमें है सेंट्रल हॉल। जगह प्लेस दिल्ली सेंट्रल हॉल, 9 दिसंबर 1946 को सेकंड मीटिंग। अब देखो फर्स्ट मीटिंग में वर्क क्या हुआ था, केवल एक ही वर्क हुआ था, 2 पर्सन्स को क्या किया था, अपॉइंट किया था। अब सेकंड में वर्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहीं से बन के आता है। देखो अभी तक जिन्हें बनाया गया था वो थे टेम्परेरी, है ना, अब परमानेंट चेयरमैन, किन्हें बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखना ये बिहार से बिलोंग करते थे, मोस्ट सीनियर मोस्ट पर्सन्स में से एक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको क्या बना दिया गया, सेकंड मीटिंग हुई उसमें बना दिया गया इनको
परमानेंट चेयरमैन। अब देखो 2 मीटिंग हो चुकी है, थर्ड मीटिंग, उसके बाद में 9 और 11 को 2 मीटिंग में चेयरमैन का तो इन्होंने कर लिया नॉमिनेशन। अब देखो थर्ड मीटिंग इंपॉर्टेंट, देखो थर्ड मीटिंग में से क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन बनने के चांसेस है ना। देखो ये जो तीनों मीटिंग्स है ना, इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है टेम्परेरी चेयरमैन कौन था, परमानेंट चेयरमैन कौन था, और या फिर ये पूछ लिया जाता है कि लीगल एडवाइजर कौन था। अब देखो थर्ड मीटिंग फिर से, फर्स्ट और सेकंड मीटिंग में जो वर्क हुए वो पढ़ चुके, थर्ड मीटिंग ये हुई 13 को। देखो इस मीटिंग में क्या हुआ, अपने इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, वो असेंबली के भी मेंबर थे। उन्होंने एक प्रपोजल रखा, देखो किसने रखा, जवाहरलाल नेहरू ने। उस प्रपोजल का नाम रखा प्रपोजल ऑफ ऑब्जेक्ट। किसने रखा, पंडित नेहरू ने। देखो प्रपोजल ऑफ ऑब्जेक्ट पंडित नेहरू ने रखा, थर्ड मीटिंग में रखा। थर्ड मीटिंग में से एक ही इंपॉर्टेंट वर्क जो देखा जाता है वो किसने रखा, पंडित नेहरू ने, प्रपोजल ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो ये क्या था, प्रपोजल ऑफ ऑब्जेक्ट ये बताता है टारगेट, डायरेक्शन किसके की, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बना रहे हैं, जो फॉर्म कर रहे हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन का टारगेट क्या है, चाहते क्या है हम, वो उस टारगेट को बताना चाहते थे। तो ये किसने रखा था, पंडित नेहरू ने। अब देखो ये जो प्रपोजल ऑफ ऑब्जेक्ट है यही बाद में चल के अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसकी जो प्रीएम्बल बन के आएगी, तो उस प्रीएम्बल का बेस यही प्रपोजल ऑफ ऑब्जेक्ट है। देखो प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फर्स्ट पेज पे ही उसकी डेट वगैरह लिखी हुई है, और उसी के बाद में प्रीएम्बल ऑफ जो प्रीएम्बल है वो बताती है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने ये चीजें इंक्लूड किए और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का टारगेट ये है हमारा। उसके लिए उसका बेस क्या था, प्रपोजल ऑफ ऑब्जेक्ट, वो किसने रखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अब देखो इसके बाद ये थर्ड मीटिंग थी, यहाँ तक हम डीप स्टडी करते हैं। इसके बाद मीटिंग्स तो बहुत सी हुई, लेकिन उन मीटिंग्स में जो वर्क हुआ उसको डीप में स्टडी नहीं करते, 10th क्लास के अकॉर्डिंग नहीं है वो। अब देखो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि राजस्थान से उस असेंबली में कितने मेंबर थे, तो राजस्थान से उस असेंबली में 13th मेंबर थे, है ना। अब देखो ये असेंबली तो बन गई, अब ये असेंबली खुद तो काम करेगी नहीं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हर मेंबर ही वर्क करेगा भी नहीं करेगा। तो उन मेंबर्स को ग्रुप में डिवाइड करके उनकी बना दी गई कमेटी, और उनको एक प्रॉपर वर्क दे दिया गया, स्पेसिफाइड वर्क दे दिया गया कि आपको ये वर्क करना है, इसके ऊपर कोई भी टॉपिक दे दिया कि आपको इस टॉपिक के ऊपर जितने भी लॉ बनेंगे उनके ऊपर आप रिसर्च करके लाओगे और आप बताओगे कि क्या लॉ बनना चाहिए, फिर उसके ऊपर डिबेट होगी। तो देखो वो असेंबली काम वर्क जितने भी हैं वो सारे के सारे असेंबली ही करती है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं करती। वर्क बहुत फैले हुए वर्क थे, उनको एक जगह इंटीग्रेट करके करना पॉसिबल नहीं था, तो उनको डिवाइड किया गया पार्ट्स में, और उन पार्ट्स को डिवाइड करके उनकी बना दी गई एक कमेटी का हेड। अब देखो जो कमेटी बनी उनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रपोजल या फिर सेलेक्ट कमेटी भी बोल सकते हैं इसे, देखो सेलेक्ट कमेटी है ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्ट कमेटी। अब देखो इस सेलेक्ट कमेटी का वर्क क्या था, इसका वर्क क्या था, तो इस सेलेक्ट कमेटी का वर्क था ड्राफ्टिंग देखो वैसे ही समझ लो, एक ऐसा आउटलाइन ड्राफ्ट करनी थी उन्हें, ड्राफ्ट बनाना था, रफ स्केच बनाना था कॉन्स्टिट्यूशन का।
देखो मेकिंग ए ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो इसमें मेंबर्स कितने थे, मेंबर्स कितने थे, 7। अब इस हर कमेटी का एक हेड भी होता है जिसके अंडर, जिसके डायरेक्शन में बाकी के जो मेंबर्स हैं वो वर्क करते हैं। तो इसके हेड कौन थे, इसके हेड थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर। देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम बाबा साहब भी कहते हैं। ध्यान दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी, सेलेक्ट कमेटी, मेंबर्स कितने, 7, हेड कौन, डॉक्टर B.R. अंबेडकर। ठीक है, वर्क क्या था, मेकिंग ए ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अब B.R. अंबेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये नाम दिया गया है। देखो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नाम किन्हें दिया गया, डॉक्टर B.R. अंबेडकर को। ठीक है, अब इनको नाम क्यों दिया गया, तो देखो बात यह है कि ये इस असेंबली में जितने भी मेंबर्स थे उन मेंबर्स में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन थे, साथ ही साथ ये एडवोकेट भी थे। तो इन्होंने जब ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले दूसरी अदर कंट्रीज हैं उन सब के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे उनकी डीप स्टडी की थी, और उस डीप स्टडी करके उन्होंने बाद में बताया कि कौन कौन से रूल्स इंडिया में एप्लीकेबल हैं, या फिर लॉन्ग टाइम में कौन से रूल्स इंडिया की सिचुएशंस को सूट करेंगे, कौन से सूट नहीं करेंगे। और देखो अगर किसी भी पॉइंट पे पूरी असेंबली में डिबेट होती थी और यस और नो की बात आती थी, तो उनमें ये जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं उनकी बात ही फाइनल होती थी, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा नॉलेज था कॉन्स्टिट्यूशंस के मामले में। तो देखो ध्यान दो, सेलेक्ट कमेटी के कितने मेंबर्स, 7 मेंबर्स। हेड कौन, डॉक्टर B.R. अंबेडकर, जिनको नाम क्या दे दिया गया बाद में, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया, क्योंकि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने में उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट B.R. अंबेडकर का ही है। उसके बाद वर्क क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, देखो वर्किंग शुरू हो चुकी 9 दिसंबर से, यहां से शुरू हो चुकी। अब मीटिंग्स थी वो होना शुरू हो गई यहीं से। देखो ऑफिशियली माना जाता है कि इस डेट से जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, उस फर्स्ट मीटिंग से कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का वर्क स्टार्ट हो गया था। अब लास्ट मीटिंग कब हुई, कब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो देखो इस डेट को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक ड्राफ्ट रफ क्लियर होके बन के तैयार हो चुका था। डेट 28 नवंबर 1948। देखो इसके साथ जब यहां से यहां तक का टाइम, क्वेश्चन बन के आ सकता है कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, तो 2 years 11 month 18 days। देखो कितना टाइम लगा, 2 years 11 month 18 days। लास्ट मीटिंग भी पूछी जाती है, लेकिन ऐसा कोई बनने वाला क्वेश्चन है नहीं कि लास्ट मीटिंग पूछ ली जाए। इसकी लास्ट मीटिंग 1950 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग इस असेंबली की हुई थी। देखो इसके बाद देखो लास्ट मीटिंग हो गई 24 को। अब कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में कब से आया, फोर्स में कब से आया, तो इसके जस्ट 2 days बस। अब देखो इसके बाद बात आती है, कुछ फैक्ट फिर से आएंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इन एक्ट में भी आ चुका,
पावर में आ चुका। देखो इनेक्ट मींस जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, सारे के सारे रूल्स एप्लीकेबल होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ने खुद ने, इंडिया की असेंबली ने बनाया था उसके। अब देखो बात आती है, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली असेंबली क्या पूरी तरह से इलेक्टेड थी या पूरी तरह से नॉमिनेटेड थी? तो देखो ना तो वो पूरी तरह से इलेक्टेड थी ना वो नॉमिनेटेड थी, उसमें दोनों टाइप के मेंबर्स थे, इंटीग्रेटेड पार्ट थे उसके। देखो देसी रियासतों ने अपने मेंबर्स नॉमिनेट किए, वहीं जो ब्रिटिश प्रोविनियंस थे उनके मेंबर्स इलेक्ट होके आए, है ना। अब ये पूछा जाए, अगर ये बात करें कि क्या उस असेंबली में किसी एक पार्टी का इफेक्ट ज़्यादा है, तो हाँ, क्योंकि उस टाइम की जो पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस पार्टी का इफेक्ट उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ज़्यादा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेंबर्स उसी के तो जीत के आए थे इलेक्शन में से। अच्छा, अब देखो इसके बाद में आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, वो पॉइंट। देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका, उसके बाद में इंडिया का एक बना प्राइम मिनिस्टर, एक बना प्रेसिडेंट, एक बना वाइस प्रेसिडेंट। देखो पहला प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो थे पंडित नेहरू। देखो फर्स्ट प्रेसिडेंट, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट चेयरमैन को ही बाद में प्रेसिडेंट भी बनाया गया, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का पहला एस राधाकृष्णन। देखो इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब देखो सबसे बड़ी बात ये करते हैं कि उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे, कितनी शेड्यूल्स थी उसमें, और आज कितने आर्टिकल हैं और कितने शेड्यूल्स हैं। तो देखो उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया उसमें आर्टिकल्स, देखो आर्टिकल मीनिंग होता है रूल, उनको नंबर दे दिया गया, तो उस टाइम पर थे 395। अच्छा शेड्यूल ये थी उस टाइम पर 8। देखो शेड्यूल, ये आर्टिकल्स के अलावा कुछ रूल्स अलग से लिखने पड़े, उनको डिफाइन करना पड़ा, तो उसके लिए जो अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन डॉक्यूमेंट जोड़े गए उनको कहा जाता है शेड्यूल, वो थी 8। अब देखो ये तो थी 1950 के टाइम की बात, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। अब देखो प्रेजेंट की बात करते हैं तो आर्टिकल अभी भी 395 ही हैं, लेकिन ये बढ़ के 12 हो चुकी हैं, इसमें +4 हो चुका है। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम पढ़ेंगे मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो फीचर्स, देखो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वैसे देखा जाए तो यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसके फीचर्स ही ऐसे हैं जो केवल और केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही मिलते हैं और कहीं मिलते ही नहीं है। अब यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कह सकते हैं इसको, क्यों और ऐसे फीचर्स इसमें क्यों डाले गए, क्योंकि देखो इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट जैसी एक कंट्री में पूरे कॉन्टिनेंट के जैसी स्पेशलिटी मिल रही है, इस वजह से उसको सब कॉन्टिनेंट कहा गया है। और इतनी बड़ी कंट्री, उसके लिए रूल्स बनाना और उन रूल्स को फिर बाद में डिफाइन करना, और अलग अलग रूल अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्री में अलग अलग इफेक्ट डाले, ऐसा नहीं है एक ही जैसा इफेक्ट डालते हैं, तो वो यूनिक भी है और उसमें बहुत से सोर्सेज हैं जिनसे हमने रूल्स लिए हैं। देखो वो है मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो फीचर्स, स्पेशलिटी, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि मेन फीचर्स बताओ, मेन स्पेशलिटी बताओ, तब दोनों क्वेश्चन का एक ही मीनिंग है, एक ही आंसर है। देखो पहला है,
द लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट या फिर बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड। देखो पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का नहीं है। 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल्स जो बढ़ के 12 हो चुके, और अभी भी देखो अमेंडमेंट के बाद में 395 आर्टिकल्स में और भी उनमें प्रोविजंस जोड़े जा रहे हैं, उनमें चेंजेस किए जा रहे हैं, तो ये बड़ा होता जा रहा है। देखो बात ऐसी है, 395 आर्टिकल, ये इतने आर्टिकल रखने ही क्यों पड़े? उस टाइम पर जब असेंबली वर्क कर रही थी तो असेंबली के सामने बात यह है कि ये जो रूल्स बना रहे हैं इनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, ऐसा नहीं हो आगे जाके इनकी कोई डेफिनेशन अलग हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि ज़्यादातर जितने भी रूल्स बनाए, जितने भी आर्टिकल्स बनाए, उनको वहीं पर डिफाइन कर दिया। मेन जो डेफिनेशन है उन्होंने रूल्स की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही डाल दी है। इस वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स थे वो बड़े होते गए। अब जैसे जैसे उनकी डेफिनेशन की, तो कुछ ऐसा लगा कि डेफिनेशन के बीच में कि एक रूल और होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर क्लियरिटी नहीं रहेगी, तो उन्होंने फिर से नया रूल बनाया, उसको फिर से आर्टिकल का नाम देना पड़ा। तो इस वजह से ये आर्टिकल धीरे 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 बढ़ते गए और 395 तक इनका नंबर पहुंच गया। देखो लॉन्गेस्ट है, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, लेकिन जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड इंडिया का ही है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, फेडरल कैरेक्टर। देखो फेडरल कैरेक्टर क्या होता है? फेडरल को जॉइंट से समझ लो आप, फेडरल को हम जॉइंट भी बोल सकते हैं। देखो फेडरल कैरेक्टर क्या होता है? फेडरल कैरेक्टर, देखो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो गवर्नमेंट फॉर्म होती है, उस गवर्नमेंट के टाइप होते हैं, उनमें फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है? देखो फेडरल गवर्नमेंट वो होती है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग वर्क करती है ना। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग वर्क करती है, इनके वर्क दोनों के अलग होते हैं, एक दूसरे के वर्क में ये इंटरफेयर कभी नहीं करती है। लेकिन अब इनके वर्क करने के लिए पता तो हो कि कौन से टॉपिक पे कौन रूल बनाएगा। अगर रूल लॉ मेकिंग की बात आ जाए तो क्या स्टेट गवर्नमेंट हर टॉपिक पे बना सकती है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट हर टॉपिक पे रूल बना सकती है? अगर ऐसा होगा तो दोनों अलग अलग रूल बनाएंगी, तो फिर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, है ना, झगड़े वाली बात हो जाएगी। इसलिए जब फेडरल गवर्नमेंट होती, गवर्नमेंट की फेडरल फॉर्म होती है, फेडरल कैरेक्टर जो होता है उसमें इनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स कर दिया जाता है, पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि कौन से पावर के ऊपर, कौन से रूल के ऊपर लॉ मेकिंग का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है और कौन सी का स्टेट गवर्नमेंट का है। इसके लिए बना दी जाती है लिस्ट। अब इंडिया में ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स कर तो दिया गया, अब उसके लिए लिस्ट कितनी बना दी गई? 3 लिस्ट बना दी गई, 3 लिस्ट बना दी गई। देखो एक लिस्ट बना दी गई स्टेट, दूसरी बना दी गई यूनियन, दूसरी लिस्ट बना दी गई यूनियन, और तीसरी जो कॉमन है जिसको कॉन्करेंट भी बोला जाता है वो बना दी गई। तो देखो स्टेट गवर्नमेंट जिन टॉपिक्स के ऊपर रूल बना सकती है वो डाल दिए गए स्टेट लिस्ट में, जिनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट वर्क कर सकती है, रूल बना सकती है, वो डाल दिए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यूनियन में। तो देखो इसमें तो है 100 टॉपिक और इसमें है 61, मोस्ट यही है क्वेश्चन इनमें से नहीं बनता। ध्यान रखना है, जैसे अगर बात आती है पुलिस, तो क्या इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी रूल बनाने हैं क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट? तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही ये लिस्ट बनाई गई है।
पुलिस को डाला गया है स्टेट लिस्ट में। पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी रूल्स बनाने होंगे वो सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। पुलिस डिपार्टमेंट किसके अंडर वर्क करेगा? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वर्क करेगा। देखो इसके बाद में फेडरल करेक्टर क्लियर है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? क्लियर है। किस टॉपिक के ऊपर कौन ज़्यादा पावरफुल होगा वो डिसाइड करना, किस टॉपिक के ऊपर कौन रूल बनाएगा वो डिसाइड करना, किसका काम? लिस्ट्स का। तो वो लिस्ट बना दी गई है, ठीक है। अब देखो ये सेकंड फीचर था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। अब आता है थर्ड। देखो थर्ड आता है सिटीजनशिप। देखो इंडिया में है सिंगल सिटीजनशिप। देखो ये क्या होता है? देखो पहली बात तो ये कि सिटीजनशिप ही क्या होती है। सिटीजनशिप देखो एक कंट्री में रहने वाले पर्सन को हम डिफाइन कैसे करें? क्या उसकी कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए कि वो हम बता सके कि ये पर्सन इस कंट्री का रहने वाला है, तो उसे दी जाती है सिटीजनशिप, जिससे ये डिफाइन होता है कि ये इस कंट्री का रहने वाला है, ये इस कंट्री के सिटीजन्स को मिलने वाले जो पावर्स होते हैं उनको यूज कर सकता है, ठीक है। तो देखो सिटीजनशिप सिंगल और ड्यूअल दोनों होती है। जैसे अपन बात करें यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसमें ड्यूअल सिटीजनशिप है। अब देखो सिटीजनशिप ड्यूअल कैसे है? एक ही पर्सन दो सिटीजनशिप लेके जाएगा, अलग अलग पावर्स मिलेंगे। एक मिलेगी उसको स्टेट की, जिस स्टेट का वो रहने वाला है, दूसरी मिलेगी उसको कंट्री की या नेशनल की, ठीक है। एक ही पर्सन को यूएसए में कितनी सिटीजनशिप दे दी गई? उसकी आइडेंटिटी दो टाइप से, टू टाइप से डिफाइन होगी कि ये इस स्टेट का रहने वाला है इसलिए ये पावर दिए जाएंगे, ये और नेशन के अकॉर्डिंग जो पावर्स मिलने चाहिए नेशनल सिटीजनशिप के अकॉर्डिंग वो भी इसमें दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया में ये यूनिक, देखो वैसे होता ये कि अगर फेडरल गवर्नमेंट का कैरेक्टर फेडरल है तब उसमें ड्यूअल ही रखी जाती है सिटीजनशिप। ये इस फेडरल कैरेक्टर को सूट करती है। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा था कि पावर डिवाइड कर दिए, दोनों की वर्किंग डिवाइड कर दी, तो उसके बाद में अगर दोनों को डिवाइड करके ही सारे वर्क हो रहे हैं तो फेडरल कैरेक्टर को ड्यूअल सिटीजनशिप सूट करती है। इसी वजह से यूएसए में स्टेट और नेशनल दोनों सिटीजनशिप दी जाती है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टर तो फेडरल है, जॉइंट कैरेक्टर शो करता है वो, लेकिन जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसके होने के बाद भी, कैरेक्टर होने के बाद भी सिटीजनशिप सिंगल ही रखी गई है। रीजन देखो इसके ऊपर, देखो सिटीजनशिप ऐसा पार्ट था जिसके ऊपर सबसे लंबा जो डिबेट चली थी वो इसी पे चली थी, और सिंगल सिटीजनशिप रखने का रीजन यही था। सिंगल सिटीजनशिप रखी इसीलिए गई थी, ऐसा नहीं हो लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर में ऐसा नहीं हो इंडिया का कोई पार्ट जिसको अलग अलग स्टेट को अगर अलग अलग सिटीजनशिप दी गई है तो ऐसा नहीं हो, वो लोग एक ग्रुप बनाए और अपने लिए अलग कंट्री नहीं मांगने लगे। क्योंकि इससे पहले इंडिया का डिवीजन हो चुका था, इंडिया 3 पार्ट में टूट चुका था। इस रीजन को आगे नेगोशिएट करने के लिए ही सिंगल सिटीजनशिप रखी गई है, ठीक है सर।